नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच चुके हैं और 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा। इस तरह से कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सांबा में ये कार्यक्रम आयोजित है। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा में बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच जाएंगे। पल्ली पंचायत के कार्यक्रम में देश भर के पंचायती राज सदस्य ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ का मेगा गिफ्ट भी देंगे। आज बनिहाल का जो है कुजीकुंड टनल का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन पल्ली गांव में सिक्योरिटी टाइट है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। एक संदेश यहां से यह भी जाएगा कि वहां पर अब हालात सामान्य हैं और चीजें बहुत अच्छी हैं और बड़ी सभा का आयोजन होने वाला है। कुछ तस्वीरें आप मंच की भी देख रहे हैं कि मंच सजा हुआ है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो जम्मू पहुंच चुके हैं, लेकिन जम्मू के बाद उनको इसी सांबा गांव में पहुंचना है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है, जहां पर उनको ग्राम सभाओं की बैठक का हिस्सा बनना है। ग्राम सभा की बैठक में शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर वासी भी इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आज उनके संबोधन की बड़ी बातें क्या होंगी। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं। पहाड़ी कबीले से जी, मैं टंगडार करना डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आया हूँ। मैं बीडीसी डिप्टी चेयरमैन हूँ और सरपंच अलका टंगडार सी हूँ। कुपवाड़ा से आए हैं? कुपवाड़ा से आगे 70-80 किलोमीटर टंगडार का एरिया है। सर, तो बहुत आतंकवादी हमले होते हैं। नहीं जी, टंगडार जो हमारा शांति नगर के नाम से पुकारा जाता है, हिस्ट्री में लिखा है 104 ब्रिगेड टंगडार शांति नगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम मीर है। कैसा काम कर रही है सरकार? किस तरह की उम्मीदें हैं? सरकार जो बनी है, जिसने पंचायत राज एक्ट में बाहरी तरीके से इसका पावर दिए और लोगों के ग्राउंड लेवल में अच्छे काम हुए। हमें टंगडार से आने का यही एक मकसद था कि एक तो हम आंखों से दीदार करेंगे और दूसरी बात है किसका दीदार करना है? जनाब प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का। मोदी जी का दीदार करने जी जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारी 6 महीने से 7 महीने रोड कटी रहती है, जो कि मेरी फाइल टंगडार की तरफ से टेंडर की अपने नेटर के ऑफिस में दिल्ली पे पड़ी हुई है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली गया था। और चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द साइन जल्द टेंडर का मसला हल। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग रजौरी पुंछ से आए हैं। पहाड़ी लोग हैं। 20-25 हजार की तादाद में पहाड़ी लोग आए हैं, क्योंकि आज तक कांग्रेस जो रही गवर्नमेंट पहाड़ियों का बोर्ड इस्तेमाल करके सरकारें बनाती रही, लेकिन पहाड़ियों का हक नहीं दिलवा पाई। लेकिन जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये दूर दराज पिछड़े इलाके के लोग हैं, अब इनको एक मोदी सरकार से विश्वास जागा है कि पहाड़ी लोगों का अगर कोई हक दिलवा सकता है वो मोदी सरकार है। हक दिलवाएगी? जी जी, मैं कुपवाड़ा से लास्ट बॉर्डर का पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। मैं कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और हमारी 40 साल की स्ट्रगल चलती है और किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। और आज हमको पक्का भरोसा है, खास करके कश्मीर के पहाड़ी जो हैं, वो करना से लेके पुंछ तक और सब हम एक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद खान जिंदा दिल। जिंदा दिल नाम आपका है? जिंदा दिली वाला काम कर रहे हैं आपने? 40 साल की नौकरी छोड़ के कौम की खिदमत की। ये बताइए, आपसे अगला सवाल है मेरा कि सरपंचों को बड़ा टारगेट किया जा रहा है आतंकवादियों की ओर से। आप लोगों को डर भी है इस बात का? जी, सरपंचों को आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं। देखो, अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर कोई अपनी जान भी चली जाए उसके लिए हमें कोई हक नहीं। हमारी कौम को अपना हक मिले। सरपंच है आप? नहीं, मैं सरपंच नहीं, मैं पहाड़ी लीडर हूँ। पहाड़ी लीडर हैं आप? क्या कहते हो? मैं एक युवा हूँ और पहाड़ी कम्युनिटी से तल्लक रखता हूँ। हमारी जिंदा दिल को सुना, उनकी बातें बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करते हुए वहां पर विजिट कर रहे हैं और कुछ वहां की कुछ तस्वीरें वहां पर लगाए गए हैं जिनको देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यू जम्मू कश्मीर का ये मेगा मोदी मिशन है और आप देख रहे हैं कि जम्मू तो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ कुछ बीजेपी लीडर्स भी हैं और
महत्व के बारे में निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर तस्वीरों को निहार रहे, देख रहे हैं और हर एक तस्वीर के बारे में जानकारी भी वहां पर साझा की जा रही है। तो 370 से मुक्ति और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संबोधन होने वाला है और पंचायत सदस्यों को, पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां पर पहुंचे सभी लोग और दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हुए हैं सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं और भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ में है। सुधाकर, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि हमारी संवाददाता कमलजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सांबा से। कमलजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, एग्जैक्टली कहां पर है? क्या सांबा गांव में ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है जहां पर प्रधानमंत्री हैं, या अभी प्रधानमंत्री कहीं और हैं उसके बाद सांबा पहुंचेंगे? देखिए, उनको 11 बजे जम्मू पहुंचना था और 11:30 बजे प्रोग्राम था पल्ली गांव में, और वहीं पे एग्जीबिशन भी लगाई गई है। वहीं के आसपास इलाके हैं जहां पे वो वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे, चाहे वो 38,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है जो कि 20,000 करोड़ की है, काजीकुंड बानिहाल टनल है, या फिर हम बात करें रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज है। ये सारी जो चीजें हैं और साथ में वहां पे निरीक्षण जो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। एग्जीबिशन लगाई गई हैं, खासतौर पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से आप सुन रहे थे, और कई लोग हैं, कईयों की उम्मीद है और कईयों की फरियाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो कुछ बोल के तो जरूर जाएंगे, पर कुछ दे के भी जाएं। ये एक बहुत अहम बात हो जाती है क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ये यात्रा है। और यहाँ पे क्या बिग टिकट अनाउंसमेंट होगा, तब से लेकर अब तक वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं। बीडीसी डीडीसी तो आए हैं, पंच आए हैं, सरपंच आए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर लोगों के काम होने चाहिए तो उसके लिए इलेक्शंस यानी लोगों का नुमाइंदा होना बहुत जरूरी है। और शायद एक संकेत ये भी दी जा रही है कि शायद वो किक स्टार्ट ही कर देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन और उसके बाद जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें कुछ समय लग सकता है। और कई लोग बोल रहे हैं हो सकता है कि अगले साल ही हो जाए, यानी कुछ देर और पुश बैक हो सकता है वो डेट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या मैसेजिंग लेकर आएंगे। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, चाहे वो कश्मीर घाटी में हो, हाल ही में 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी वो न्यूट्रलाइज किए गए। जम्मू के सुंजवान इलाके में आज एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है, बिश्नोई इलाके में। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको कुल मिला के कि ग्राउंड सिचुएशन में किस तरह से बदलाव जा सकता है। अमित शाह ने हाल ही में बोला था कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो उसे जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। तो जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है, उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये सारी चीजें अब सामने आएंगी। और साथ में जो वादा किया गया था कि डेवलपमेंट आएगी, जो पिछले 70 सालों में नहीं आ पाई थी। आपको पीछे से दिखा दें, यहाँ पे जो समा है वहां पे चप्पे चप्पे पे पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप देख सकते हैं चल्लो पल्ली के पोस्टर लगे हुए हैं, वेलकम, स्वागतम, ये सब लिखा हुआ है। और गेरुआ जो झंडे हैं, जो बीजेपी के झंडे हैं, जगह जगह लगे हुए हैं। और पूरे रास्ते में, क्योंकि ये एरियल फ्लाइट से गए थे, फिलहाल एक मैसेजिंग क्लियर है। मैं कमलजीत आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, लौट रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं और आप सामने जो भीड़ देख रहे हैं, आप देखिए संख्या, ये जम्मू है और यहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें फिर से दिखेंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आए हैं। उससे पहले एक प्रदर्शनी को उन्होंने देखा है जहां पर इन तस्वीरों में तो कम से कम मंदिर नजर आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बताया जा रहा है कि वहां पर थे। लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर की, जम्मू में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर हैं, राज्यपाल उनके साथ हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मंच पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहां पर जो पहुंचे हुए लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अभी हमारी वरिष्ठ सहयोगी चित्रा ने भी कुछ से बात की और वो बता रहे हैं कि दूर दराज से सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग दूर दराज के हिस्सों से, पहाड़ी कबीलों से जुड़े हुए लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, सांबा मंच पर पहुंच गए हैं। और पल्ली गांव में ये मंच जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। विश्वविख्यात बसोली पेंटिंग भेंट करें माननीय उपराज्यपाल महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका डुक्कर धरती पर हार्दिक अभिनंदन। हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं
सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी सहृदय अभिनंदन। तो उपराज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। एक पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट की गई है और अब संबोधन शुरू उपराज्यपाल का। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को प्राप्त करने यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि, देश और विदेश से आए हुए इन्वेस्टर्स, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को समेटे देश के सर्वप्रथम कार्बन न्यूट्रल तथा डिजिटल लैंड गवर्नेंस आइकॉनिक विलेज पल्ली में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, शंकराचार्य और सूफी संतों के आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित जम्मू कश्मीर 70 वर्षों से एक विधान एक निशान का स्वप्न देख रहा था, जिसे युग प्रवर्तक भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 2021 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने
21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए। और मित्रों, आप सबके सहयोग से इस वर्ष 51,800 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 64,000 करोड़ जो 67,000 से कम 20 से 25% रुपया हमारा कम खर्च हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने कायम करने में सफलता पाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में न सिर्फ काम करने की स्पीड 5 गुना बढ़ी है, बल्कि सिस्टम को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में भी हम सफल हुए हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन पर इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट की निगरानी कर सकता है और उस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले एक एक पाई का हिसाब रख सकता है। आज आपके कारण 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जहां 1500 किलोमीटर की सड़क हर साल बनती थी, अब 3000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि मैग्नेटाइजेशन जो 2000 किलोमीटर होता था, अब बढ़कर के 7000 किलोमीटर के ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज भारत में तीसरे स्थान पर खड़ा है। आने वाले वर्ष में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो जाएगी। 2 नए टर्मिनल जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण प्राप्त हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 106 फ्लाइट एक दिन ऑपरेट हुई हैं और वैसे ही जम्मू में 1346 फ्लाइट पिछले महीने ऑपरेट की हैं। मैं समझता हूं ये जो गति आई है उसमें प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। 3500 मेगावाट हमारी कुल बिजली उत्पादन की क्षमता थी 70 सालों में। प्रधानमंत्री जी के कारण मात्र 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाने जा रहे हैं। 70 सालों में 8,394 MVA हमारी कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, महज 2 वर्षों में 4,000 MVA हमने जोड़ लिया है। और हम कहना चाहते हैं मित्रों कि बिजली के क्षेत्र में भी अब जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनने जा रहा। 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन में आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अगस्त 2020 में जहां हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी, आज 1 लाख LPM से ज्यादा हो गई। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे तो बिहार में चर्चाओं का दौर चल पड़ा। किसी को इसमें गठजोड़ की तैयारी नजर आई तो किसी को इसमें बीजेपी पर दबाव बनाने वाली राजनीति या दांव नजर आया। इधर नीतीश कुमार इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। किसी भी अटकल को फिलहाल खारिज नहीं किया जा रहा है। एक इफ्तार पार्टी ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी। एक इफ्तार पार्टी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ा दी। अब आरजेडी की इफ्तार पार्टी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। यूं तो रमजान के मौके पर हर दल की ओर से इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन 5 साल बाद जब आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे तो इसे बिहार में बदलती सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन खुद नीतीश कुमार ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी को राजनीति से जोड़ने पर सवाल कर रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही रहेगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ठीक अमित शाह के बिहार दौरे से पहले पहुंचे। बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव को बीजेपी धूमधाम से मना रही है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई। आरा में गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की बयार बह रही है। बिहार के 84 लाख माताओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिला है। 78 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है और 38 जिलों में आत्मनिर्भर क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए हैं। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के आने को सामान्य शिष्टाचार बता रहे हैं। हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया।
और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। तो तेज प्रताप का बयान नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं को और बढ़ा रहा है, बिहार की सियासत को गरमा रहा है। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज़ उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बने। उधर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश के साथ आने का कोई सवाल ही नहीं, तो जेडीयू ने भी इस पर फौरन पलटवार किया। सरकार उनको बनाने के लिए, बनवाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं। अस्थिर दिमाग का व्यक्ति जो जनहित से बेसी अपनी कुर्सी को देखता हो, उस पर बिहार को भरोसा नहीं रह गया है। और जनादेश को भले उन्होंने लूट लिया हो, जनादेश तो तेजस्वी के पक्ष में है और जनादेश उनके पक्ष में तो लोग मान चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की ऐसा तीक्ष्ण कार्यशैली है कि 24 नवंबर 2005 से लगातार जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसको राजनीति में ऐसा छत बिछत किया है कि आपको लालू जी के बेटा को नेता मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे बड़ा समाजवादी आंदोलन का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की चर्चाएं काफी दिनों से हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का रोजा अफ्तारी वाला ये दांव बीजेपी पर दबाव वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पटना से सुजीत झा, आरा से सोनू सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अलवर में मंदिर ढहाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को मंदिर ढहाने वाला बता रहे हैं। 300 साल पुराना मंदिर ध्वस्त हो गया और अब वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है। मंदिर की मांग हो रही है और इन सब के साथ जमकर सियासत भी हो रही है। इसी महीने की 17 तारीख को अलवर में राजगढ़ के इस मंदिर पर कुछ इस तरह से बुलडोजर चला था। लोग मन मसोस कर रह गए। घरों के साथ 300 बरस पुराना मंदिर भी जमींदोज हो गया। कहा यह गया कि मास्टर प्लान के दस्तावेजों में मंदिर नहीं है और सड़क को चौड़ा करना है। 5 दिनों तक मामला दबा रहा, लेकिन आज तक पर शुक्रवार को मामला उठने के साथ ही सियासत का पहिया तेजी से घूमा। नेताओं की राजगढ़ में कतार लग गई, लोगों के विरोध को भी आवाज मिली। अलवर से जयपुर तक सियासी तूफान आ गया। आरोप बीजेपी पर लगे कि नगर पालिका में उसका बोर्ड था, इसके बाद भी मंदिर टूट गया। आनन फानन में बीजेपी ने अपना एक डेलीगेशन जांच के लिए अलवर भेजा। बीजेपी के 3 सांसदों ने एक साथ अलवर में मोर्चा संभाला। तीनों ने एक सुर से कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा। सुनिए क्या कह रहे हैं तीनों सांसद सुमेधानंद, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके के जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपेंगे। से यहीं आ रहे हैं, आप कल भी यहीं थे, आज दिन से आप 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप कह रहे हैं 22 तारीख से आप आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मंदिरों की तोड़ने की बात आगे बढ़ी, मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया तो उसी समय से हम सब लोग सक्रिय हैं और जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक कांग्रेस शासन के लोगों ने इस मंदिरों को अपमानित किया है, तोड़ा गया है, उसके लिए हमारा सारा पार्टी संगठन, पूरे समाज के लोग एकजुटता के साथ में। बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ सकते। गलती नहीं, महागलती गहलोत साहब ने गलती की है, उनकी पुलिस ने की है, उनके अधिकारियों ने की है। औरंगजेब का हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब से भी बढ़ के हमने आंखों से देख लिया। गहलोत साहब सुपर औरंगजेब हैं जिन्होंने। सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ रात से ही जमे हुए हैं। उन्होंने यहाँ दोबारा भजन कीर्तन भी शुरू करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा पहुंच चुके हैं और 370 हटने के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर के सांबा के पल्ली गांव में पहुंचे हुए इस वक्त मंच पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही पलों के बाद उनका संबोधन, उपराज्यपाल का संबोधन आपने सुना, जिसमें जो विकास के कार्य हुए हैं जम्मू कश्मीर में उनकी जानकारी उन्होंने दी। इसके साथ साथ रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं, उन्होंने ये बताया और हजारों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव है, तकरीबन 52,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है।
आजादी के बाद से 15,000 करोड़ तक का ही निवेश आया था, लेकिन 52,000 करोड़ का प्रस्ताव आ चुका है। ये उन्होंने जानकारी दी थी। लेकिन बनिहाल टनल की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के सांभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा कार्यक्रम, और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करने वाले हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का की जो है उनका शिलान्यास होना है, तो 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान होने वाला है। आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर वासियों को। और इस वक्त मंच पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह। इस वक्त गिरिराज सिंह का संबोधन चल रहा है, सुनाते हैं आपको। 70वें वर्ष पर मैं दो ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 32 लाख की यहाँ आबादी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमें हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। मान्यवर, आज देश में कई दशक से गांधी जी के विचारों की चर्चा तो की गई नहीं। गांधी के नामों की चर्चा एक पार्टी ने की, लेकिन गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन आपके दिशा निर्देशन में आज इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, और चुनाव के कारण आज यहाँ इतने जनप्रतिनिधि यहाँ हाजिर आए हैं आपको सुनने के लिए। महोदय, मैं एक ही चीज कहूंगा, आने वाले दिन में आपके आने के पहले देश के अंदर में पंचायती राज में एक सिस्टम के नाम पर जब आपने ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लाने का काम किया, उसके तहत प्लानिंग, जीपीडीपी, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग सभी को एक सिस्टम में लाया गया। महोदय, आज एक पाई का जो खर्चा होता, वो खर्चे MIS पर ई गवर्नेंस जो आपका मुख्य है उसमें करते। आज देश का पहला पंचायत होगा जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। देश का पहला पंचायत होगा जिसके समूचे रिकॉर्ड ई रिकॉर्ड होंगे। मैं आपसे इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि आपके नेतृत्व में पंचायतों को एक वाइब्रेंट पंचायत बनाया गया है। वाइब्रेंट पंचायत शहरों का तो मास्टर प्लान बनता था। जब आप आए थे उसके पहले 100 रुपया प्रति व्यक्ति के वित्त आयोग की अनुशंसा पर होता था। आज लगभग 700 रुपया प्रति व्यक्ति आप दे रहे हैं। महोदय, केवल ये नहीं, आप उसमें एक अपना जो दिशा निर्देशन है, जब हम कहते हैं कि आने वाले दिन में वाइब्रेंट पंचायत होगा, तो केवल टाउन प्लानर ही नहीं होगा, बल्कि हम वहां पर ग्रीन एनर्जी भी कर रहे हैं, जिसका साक्षात आज आपने उद्घाटन किया। हरित खेती, प्राकृतिक खेती का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। केवल वही नहीं, बल्कि हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं। सिंचाई युक्त पंचायत हो, अगले हमने कार्यक्रम में रखा है। स्वास्थ्य पंचायत हो, आने वाले दिन में स्वच्छ पंचायत हो, अगर हमने एक वाइब्रेंट पंचायत के रूप में लिया है। ये भी लिया है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। केवल 250 किलोमीटर भारत नेट का कनेक्शन हुआ था, आज 6 लाख किलोमीटर है। महोदय, आज ई लाइब्रेरी युवाओं के लिए, ई किसान लाइब्रेरी मार्केटिंग वैल्यू एडिशन के लिए, ई महिलाओं को 1 लाख रुपए की आमदनी हो, इसलिए ई मार्केटिंग भी हो, और आपसे टेली मेडिसिन,
टेलीमेडिसिन ही नहीं, बल्कि हम उनको एक ऐसा अवसर दे रहे हैं। दुनिया में, देश में जब भी कोई डिजास्टर आता तो वो डिजास्टर गांव में आता, उसके लिए भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हम देने का काम कर रहे हैं। महोदय, मेरा लक्ष्य है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त गांव हो, स्वस्थ गांव हो, पानी पर्याप्त गांव हो, स्वच्छ हरा भरा गांव हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो, युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, बच्चों के लिए अनुकूल गुड गवर्नेंस की स्थिति पैदा हो। मैं इतना ही कहूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। संबोधन की शुरुआत कांग्रेस का बिना नाम लिए कटाक्ष उन्होंने की, लेकिन साथ साथ में उन्होंने बताया कि क्या क्या कार्य वहां पर हुए हैं। कमलजीत इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे सांबा से जुड़ गए हैं। कमलजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है? तकरीबन कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने? देखिए, हमें बताया गया था कि तकरीबन 2 लाख होंगे, कि लाखों के हिसाब से तो है, लेकिन यहाँ पे जो स्वागत के लिए तैयारी है, जप्पे चप्पे पे पोस्टर लगाए गए हैं, स्वागतम लिखा हुआ है, चल्लोपल्ली लिखा गया है। जो बसें हैं वो आई हैं, कश्मीर घाटी से भी आई हैं, चाहे दूर दराज इलाके हो, टंगधार से हो, बांडीपुरा से हो, अगर हम बात करें जम्मू के सारे इलाके से आए हो, तो तकरीबन रजौरी है, सुरनकोट है, बाकी जो इलाके हैं, हमने जितने भी BDC DDC वाले हैं, सरपंच हैं, पंचेज हैं, उन सबसे बात की। तो एक उम्मीद है कि एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का बात हो ही रही है, 38,000 करोड़, और जैसे मनोज सिन्हा कह रहे थे, जो कि LG हैं, वो कह रहे थे कि 51,000 करोड़ यानी 15,000 करोड़ तो पहले आया था। और नरेंद्र मोदी, मैं कमलजीत आपको रोकना चाहता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उद्घाटन शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और अब जो है तस्वीरें भी वहां से आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें तो आप सीधी देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। आप भीड़ देखिए इस प्रांगण में, इस बड़े इस मैदान में, जहां तक नजर जाती है सिर्फ लोग ही लोग हैं, और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से। और देखिए डिजिटली उद्घाटन शिलान्यास, आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा से। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो है शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने ठाना है ताकि माता श्री वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं व पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाया जाए। इसी खातिर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 44 है, इसके 3 खंड बाईपास दयालाचक, हीरानगर, सांबा से जुड़ेंगे। इसी प्रकार जख कुजवानी 6 लेन इसी एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट वे की अनुमानित लागत है 4,914.0। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। अभी टनल का भी लोकार्पण उनको करना है। हमारे साथ कमलजीत लगातार बने हुए हैं। कमलजीत, यानी कि बड़ी सौगात तो दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त और क्या कुछ अपेक्षा है जम्मू कश्मीर वासियों की प्रधानमंत्री से? देखिए, 38,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन आज होगा। साथ में 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है। बानिहाल काजीगुंड टनल, जो कि अहम टनल है जो कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ता है, वो है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको पोस्टर के जरिए बताने की बात करें, यहाँ पे लिखा है आपकी जमीन आपकी निगरानी, तो ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू के ऊपर बात की जा रही है, स्वामित्व की बात की जा रही है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जहाँ पे पोस्टर आपकी नजर जाएगी वहां पे बात की जा रही है। और खासतौर पे जो प्रधानमंत्री पंचेस और सरपंचेस को, क्योंकि आज है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यानी यहाँ पर जो संबोधन करेंगे उसमें प्रधानमंत्री। और उससे पहले आपको बता दें, जैसे LG कह रहे थे कि 80 लाख टूरिस्ट आए हैं पिछले 6 महीने में, अपने आप में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 8 लाख लोग आएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक नए जम्मू कश्मीर की बात कर रही है बीजेपी, उसकी बात दोहराई गई है। अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसका आज 60वां दिन है और रूस की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाना जारी रखा है। लेकिन अब यूक्रेन पर रूसी हमले रुकने की उम्मीद बंद रही है, क्योंकि खबर है कि जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद पुतिन यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान कर सकते हैं। यह दावा किया है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने, जिसका हमने रियलिटी चेक किया है।
60 दिन होने को आए, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच ऐसे कई मौके आए जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को आमने सामने बैठकर बात करने का ऑफर दिया। मैं रूस के राष्ट्रपति को फिर से संबोधित करना चाहूंगा। यूक्रेन में अभी लड़ाई जारी है। आइए बात करते हैं ताकि लोगों को मरने से रोका जा सके। जेलेंस्की के ऑफर को पुतिन ने हर बार ठुकरा दिया, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि पुतिन अब जेलेंस्की से मिलने को तैयार हो गए हैं। यह दावा किया है तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन ने, जिन्होंने कहा है कि हम और हमारे दोस्त पुतिन और जेलेंस्की से 1-2 दिन में फोन पर बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। इस फोन कॉल के जरिए हम इस्तांबुल में दोनों लीडर्स की मुलाकात करवाने पर जोर देंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जल्द मिलकर समस्या को सुलझाएंगे। अब पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो कब होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब भी होगी इस्तांबुल में ही होगी, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वैसे तो कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन 29 मार्च को इस्तांबुल में हुई मुलाकात के बाद बात बनती दिखी थी। Кто нам детей вернет? Кто? यूक्रेन ने रूस से कहा था कि अगर सुरक्षा गारंटी मिलती है तो यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन इस बात के लिए भी राजी हो गया था कि क्रीमिया के मसले को भी आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने यह शर्त भी रखी थी कि रूस उनके यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का विरोध नहीं करेगा। हालांकि उस वक्त रूस ने ना तो यूक्रेन के प्रस्तावों पर कोई जवाब दिया था और ना ही यूक्रेन पर हमलों में कोई नरमी दिखाई, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। टर्की के राष्ट्रपति का दावा है कि युद्ध कुछ दिनों में रुक सकता है और पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। 29 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने टर्की में मुलाकात की थी। क्या उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं? तो क्या वाकई पुतिन के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और रूस जल्द ही यूक्रेन में हमलों को विराम दे सकता है? इसके चांस अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस भी दोनों देशों के बीच सुलह करवाने के लिए रूस और यूक्रेन जा रहे हैं। गुटेरेस मंगलवार को रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में वो पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को यूक्रेन पहुंचेंगे, जहां वो कीव के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। गुटेरेस ने इसी हफ्ते रूस और यूक्रेन को लेटर लिखा था। उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की अपील की थी। कल शाम को रूस और यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधियों को अलग अलग लेटर दिए गए। इन लेटर्स में राष्ट्रपति पुतिन को मॉस्को में यूएन चीफ को रिसीव करने और राष्ट्रपति जेलेंस्की को कीव में रिसीव करने की रिक्वेस्ट दी गई। यूएन चीफ ने कहा है कि वो यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए जरूरी कदमों के बारे में बात करना चाहते हैं। यूक्रेन पर पुतिन के तेवरों में नरमी के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि एक के बाद एक नेटो और यूरोपीय देशों के नेता कीव का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि कीव में फिर से अमेरिकी दूतावास खोलने पर विचार किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कीव में बंद किए गए दूतावास को दोबारा खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी कीव में अपना दफ्तर दोबारा से खोल दिया है, जो युद्ध की वजह से बंद कर दिया गया था। ये सारे इशारे रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की तरफ संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुतिन कब क्या फैसला लेंगे ये कहना मुश्किल है, और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं ये यूक्रेन ने भुगता है। कीव में अमेरिका एम्बेसी खोलने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन भी ये ऐलान कर चुके हैं। यूएन ने भी कीव में दफ्तर खोल दिया है और अब गुटेरस रूस और यूक्रेन जाकर पुतिन और जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या बदला वो जल्दी से आपको बता दें। क्या क्या बदला? 370 हटने के बाद से 38,000 करोड़ का निवेश
जम्मू कश्मीर में आ चुका है। ये केंद्र शासित प्रदेश है अभी, और यहां पर 38,000 करोड़ का अब तक निवेश आ चुका है श्रीनगर में। बताया जब यहां पर भी जो एलिवेटेड रोड्स हैं उनकी सौगात है, जो है इस तरह की जो है परियोजनाओं की जो है रूपरेखा तैयार की गई है, काम जारी है। बठिंडा जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। देखिए क्या क्या बदला है 370 हटने के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। आगे आपको डल झील दिख रही है, शिकारा उस पर राइड कर रहे हैं, लेकिन डल लेक के सौंदर्यीकरण का काम भी बहुत तेजी से, और ये वजह है कि अब रिकॉर्ड संख्या में वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं। डल लेक को और खूबसूरत किया गया, उसकी साफ सफाई का कार्य किया गया, इर्द गिर्द सौंदर्यीकरण किया गया। जम्मू श्रीनगर में एम्स पर भी काम जारी है। 370 हटने के बाद का ही ये दृश्य है कि वहां पर एम्स पर काम जारी है। दो कैंसर इंस्टीट्यूट वहां पर बनाया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली या दूसरे प्रदेशों की तरफ न जाना पड़े। साथ पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज पर भी काम तेजी से चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यानी कि 370 हटने के बाद कितना कुछ बदलाव वहां पर हो रहा है। 3 लाख घरों तक अब तक बिजली पहुंचाए गए। जहां पर बिजली नहीं थी गांव में, वहां तक अब बिजली के खंभे पहुंचे और बिजली पहुंचाए गए हैं, और यह संख्या 3 लाख बताए जा रहे। 3 लाख घरों तक 370 हटने के बाद अब तक बिजली पहुंच गई। और इसके साथ साथ PMAY के तहत 18,534 घरों का निर्माण, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक जो है इतने घर बनाए जा चुके हैं। 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है पूरे देश भर में, शौचालयों के निर्माण। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी यही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 2.5 लाख शौचालयों का अब तक निर्माण किया जा चुका है। सारा का सारा डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। 370 हटने के बाद से क्या 9 लाख महिलाओं को जो है गैस कनेक्शन दिया गया, ताकि उनको रोटी बनाने में, घर का कामकाज करने में आसानी हो। बीजेपी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तो वहीं पर अब तैयारी कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर कानून लाने की है, जिसका संकेत गृहमंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए, और अब इस पर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। फिर राम मंदिर, 3 तलाक और CA जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान पर आई। कई बार देश की अलग अलग अदालतों में चैलेंज किया गया। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है। शाहबानू के केस में भी फैसला दिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की, जिसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में दिया। CA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की। अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड के संकेत दिए तो सियासत गर्मा गई। उत्तराखंड के CM पहले ही राज्य में कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे प्रदेश से लगी हुई है, तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाए।